इनोवेशन की बात करते हैं, नया करना, कुछ डिफरेंट करना, हटके करना, अलग करना। इन्वेंशन एक एक्सट्रीम फॉर्म है जब आप इजाद करते हो कुछ बिल्कुल ज़ीरो में से नया, एकदम फ्रॉम स्क्रैच कोई नई चीज़ बनाते हो, कोई नया प्रोडक्ट या गैजेट बनाते हो। वो एकदम इन्वेंशन, एकदम एक्सट्रीम इनोवेशन हो गया। इनोवेशन में छोटे स्केल पे भी इनोवेशन हो सकता है, ज़रा ज़रा फ़र्क करना, थोड़ा बहुत फ़र्क, थोड़ा बहुत चेंज, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन। तो इनोवेशन छोटे स्केल पे भी हो सकता है। इन्वेंशन एक बड़े स्केल का हो गया जिसमें आप एकदम नया कुछ बनाते हो। तो इसमें मौलिकता, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी वगैरह भी इससे जुड़े हुए हैं। और ये साइंटिफिक एरिया में भी हो सकता है, नॉन साइंटिफिक भी हो सकता है। मतलब कोई इंजीनियरिंग में भी इनोवेशन या इन्वेंशन होती है, प्रोडक्ट में भी होती है। और कोई कविता लिखता है, वो भी एक किस्म का क्रिएटिविटी भी है। तो आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी हो सकती है, और साइंटिफिक इंजीनियरिंग फील्ड में भी क्रिएटिविटी एंड इन्वेंटिवनेस हो सकती है। ये सारी थिंकिंग जो है इनोवेशन के बारे में, शायद एडवर्ड डी बोनो ने प्रमोट की। उन्होंने एक किताब लिखी थी लेटरल थिंकिंग करके। उसके बाद सिक्स थिंकिंग हेड्स वगैरह वगैरह और भी किताबें लिखी। और वो वे मानते थे कि लोगों को थिंकिंग के ऊपर सिखाना चाहिए, कैसे सोचना वो सिखाना चाहिए, और इनोवेटिव थिंकिंग भी सिखाया जा सकता है। उनका ये मानना था कि लोगों को इनोवेटिवली सोचना सिखाया जा सकता है। और उन्होंने ये सब टर्म्स पॉपुलराइज़ की, शायद लेफ़्ट ब्रेन और राइट ब्रेन थिंकिंग। ऐसा माना गया कि दिमाग का जो लेफ़्ट हिस्सा है, बायां हिस्सा, वो ज़्यादा लॉजिकल है, जबकि दाहिना हिस्सा है वो ज़्यादा क्रिएटिव है, वो ज़्यादा इनोवेटिव है। तो लॉजिकल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंकिंग है, तार्किक थिंकिंग है। और इनोवेटिव थिंकिंग तार्किक नहीं है, वो थोड़ा पागलपन भी है उसमें, थोड़ा इमेजिनेशन है, कल्पना थोड़ी ज़्यादा है। उसमें हमेशा लॉजिक नहीं आता, क्योंकि कल्पना करते करते कुछ कल्पना सेंसिबल और रियलिस्टिक हो जाती है, कुछ कल्पना तुक्का होती है, और कुछ कल्पना एक्चुअली हकीकत में बदली जा सकती है। उन्होंने कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट थिंकिंग ऐसी टर्म भी दी। कन्वर्जेंट थिंकिंग अगेन लॉजिकल लीनियर थिंकिंग है, जबकि डाइवर्जेंट थिंकिंग थोड़ा हटके क्रिएटिव थिंकिंग है, अलग थिंकिंग है। और ये चीज़ें कैसे की जाती हैं? इनोवेशन के लिए एक तो सिखाना है कि अभी कोई सीख सकता है कि नहीं, दो राय हो सकती है। शायद कुछ लोग बेसिकली ज़्यादा इन्वेंटिव क्रिएटिव टाइप के होते हैं, और कभी कभी लोगों को सिखाया भी जा सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से ये बचपन में होना चाहिए, क्योंकि बच्चों में कभी कभी कुछ बच्चों में क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा वृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, और वो काफ़ी सवाल पूछते हैं। और हमारी सिस्टम ये है कि हम ज़्यादा सवाल एनकरेज नहीं करते, हम थक जाते हैं, हम या तो जवाब दे नहीं पाते, या देना चाहते नहीं, या हमारे पास टाइम नहीं है। एजुकेशन सिस्टम भी ऐसी है कि हम ज्ञान परोसते हैं, फोर्स फीड करते हैं, या वो तैयार है कि नहीं, नहीं हमको इतना उसको खिलाना है, वो खिला देते हैं। तो ज़्यादा ज्ञान का डोज देने में क्रिएटिविटी को हम दबा देते हैं। उसको चांस नहीं मिलता, वो अपने हिसाब से सवाल पूछे, उसका जवाब ढूंढे, अपने पेस पे वो सीखे। उसको फोर्सफुली ज्ञान ठूसा जा जाता है। तब उसमें खुद ढूंढने का, खुद सवाल पूछने का, खुद एक्सप्लोर करने का, खुद डिस्कवर करने का स्कोप, टाइम या मौका ही नहीं रहता। और ज़्यादा सवाल मत पूछो, उससे आपको क्या है? जो सिलेबस में नहीं है, कोर्स में नहीं है, उसके बाहर की बातें मत करो। तो जो क्यूरियोसिटी है वो बहुत यंग एज से हमारी सिस्टम दबा देती है। इसके कारण थोड़ा बहुत इनोवेटिव थिंकिंग दब जाती है। ये एक वजह हो सकती है। इसके बारे में सोचना चाहिए अगर इंडिविजुअल्स को क्रिएटिव इनोवेटिव थिंकिंग बनानी है तो। दूसरा, इनोवेशन में ज़रूरी है सवाल पूछना और चैलेंज करना, प्रणालिका को, परंपरा को। और हमारा कल्चर अगर पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देने में और ओबीडियंस देने में लगा हुआ है, तो फिर हम सवाल कभी करेंगे ही नहीं, क्योंकि जो किया है बुज़ुर्गों ने वही सही और बेस्ट है, वो हम मानेंगे। तो उसके आगे हम नतमस्तक ही रहेंगे। तो नया करने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि जो भी होना था वो हो चुका है और वही बेस्ट है। तो हमको तो सीधा सीधा उसको एक्सेप्ट ही करना होता है। तो नया हम कैसे करेंगे? नया करने का सवाल तब आएगा जब हम पुरानी चीज़ों को चैलेंज करेंगे। क्यों और क्यों नहीं ऐसा पूछेंगे, सवाल पूछेंगे, चैलेंज करेंगे। तो बहुत ज़्यादा सम्मान जब बुज़ुर्गों के प्रति, सीनियोरिटी के प्रति वेनरेशन होता है, प्रणाली का और परंपरा के प्रति, तो नया करना एक मुश्किल हो जाता है। हम सम्मान के भाव से अगर दबे रहते हैं
आज्ञांकितता और आज्ञाकारी बनने में ही दबे रहते हैं तो हम सवाल नहीं करेंगे, चैलेंज नहीं करेंगे, तो इनोवेशन नया होना मुश्किल है, क्योंकि नया होने की ज़रूरत ही नहीं है। जो हो चुका होना था वो हो चुका है और वही बेस्ट है और किसी ने कर दिया है, तो हमारे लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है वो करने की। तो थोड़ा बहुत इर्रेवरेंस, थोड़ा बहुत डिसरिस्पेक्ट, थोड़ा बहुत चैलेंजिंग दी अथॉरिटी, थोड़ा बहुत ये भी सिखाना चाहिए। ह्यूमर और विनोद इसमें इम्पॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि ह्यूमर में जनरली डिसरिस्पेक्ट, इर्रेवरेंस आ जाता है। हम हंसते हैं किसी के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर, मतलब हम उसको जिसका आदर करते हैं उसके ऊपर हम हंस नहीं सकते, जिस चीज़ का सम्मान करते हैं। हाँ, जो हमें कुछ स्टूपिड सा लगता है उसके ऊपर हम हंस सकते हैं। हमें लगता है ये प्रणाली का या रूढ़ी, ये रीढ़ी बनाई गई है, रूढ़ी बनाई गई है, ये जो रिचुअल बनाया गया बेवकूफ़ी भरा है, हमें हंसी आती है, ये क्या पागलपन है। तो हम चैलेंज करेंगे, हम उसको सम्मान करेंगे, तो फिर हंसने का सवाल नहीं है, हंस नहीं सकते। हंसना तो आदर नहीं देना हुआ। तो हास्य से डिसरिस्पेक्ट और इर्रेवरेंस पैदा होता है, उसमें शायद नए आइडिया आते हैं और कंट्रोल चला जाता है। स्ट्रिक्ट ओबीडियंस, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट रिस्पेक्ट में जो कंट्रोल है वो ह्यूमर से चला जाता है, और ह्यूमर से कभी कभी इनोवेटिव थिंकिंग आ सकती है। तो सवाल पूछना, क्यों ऐसा, क्यों नहीं, चैलेंज करना, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। काले बोर्ड पे हम सफ़ेद चौक से लिखते थे, तो कभी किसी ने पूछा कि एक ऐसा क्यों कि काले पे सफ़ेद से लिखना, सफ़ेद पे काले से क्यों नहीं लिख सकते। तब हमने वाइट बोर्ड बनाया, जो और उसके पेन बनाए, और वो हमेशा सुंदर लगते हैं। मुझे लगता है कि ये वाइट बोर्ड एक अच्छा आविष्कार किया हमने। ब्लैक बोर्ड और सफ़ेद चौक से ये तो एस्थेटिकली भी प्लीजिंग है, लेकिन सालों तक हम ब्लैक बोर्ड और वाइट चौक चलाते रहे, जो भी वजह है, किसी ने सवाल नहीं किया। तो जो चीज़ें हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, उनको चैलेंज करना है, चुनौती देनी है कि ऐसा ही क्यों, ऐसा क्यों नहीं। उसके लिए दिमाग अलर्ट रहना चाहिए और चैलेंज करना चाहिए, सवाल होने चाहिए, पूछने चाहिए, इसके लिए जिज्ञासा होनी चाहिए। मुझे क्या पड़ी है और सोचना बंद कर दिया तो फिर ये नहीं होगा। दूसरा, ये इंडिविजुअल लेवल की बात हुई, प्लस आप जब किसी प्रॉब्लम के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हो तो अपने आप शायद कभी कभी इंस्पिरेशन, प्रेरणा मिलती है, कुछ नया आइडिया आता है। उसके लिए प्रॉब्लम के साथ जीना पड़ेगा, सोना बैठना पड़ेगा। उसके ऊपर ऑब्सेशन और फिक्सेशन हुआ तो हो सकता है कि कभी सपने में कोई ख्याल आ जाए, कभी आप उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हो तब उसके बारे में कुछ नया आइडिया आ जाए। तो कभी आप काम कर रहे हो और काम में से ब्रेक ले रहे हो, तब उस काम के बारे में कुछ आइडिया आ सकता है। तो कभी कभी काम में इमर्स करने से भी उस वक्त या किसी और वक्त जब काम से हटके हो या सो रहे हो या कुछ और सोच रहे हो, तब सडनली काम के ऊपर का कोई नया आइडिया आ सकता है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ये इंडिविजुअल्स की बात हुई। ग्रुप में ज़्यादातर जो टेक्निक यूज़ होती है, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग की होती है, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम पे या किसी चीज़ पे कोई नया इनोवेटिव कुछ आइडिया या सॉल्यूशन चाहिए, तो आप एक ग्रुप ऑफ लोगों को जो कनेक्टेड है या अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों को इकट्ठा करते हो। आइडियली अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग टाइप के लोग होने चाहिए। सेम टाइप के लोग होंगे तो सेम ही टाइप का आएगा। तो क्रॉस फंक्शनल, क्रॉस डिपार्टमेंटल लोग होने चाहिए। एज डिफरेंस हो तो भी अच्छा है, यंग लोग हो और मिक्स हो तो भी अच्छा है। और जो प्रॉब्लम है या जो एक है, उसको एक सिंपल ब्रॉड स्टेटमेंट में दिया जाता है, लिखा जाता है बोर्ड के ऊपर, और फिर लोगों को बोलता है कि अब फ्रीली उस पर आप कमेंट, टिक्का टिप्पणी कर सकते हो। और उसमें ये है कि जो भी मन में आए बोलो, ये अभी लिखा है, अभी आपको जो बोलना है बोलो। ये प्रॉब्लम के ऊपर है, नहीं है, इससे प्रस्तुत है, उससे कनेक्टेड है, रिलेवेंट है, इररिलेवेंट है, असंबद्ध है, संबद्ध है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। टिक्का नहीं करनी, आलोचना नहीं करनी। आपने कुछ कहा और उसके ऊपर आपने फ्रीली इनवाइट किया, फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज़, फ्री एसोसिएशन होने दो। तब कोई बोलता है तो बोलते हो नहीं, ये प्रॉब्लम के ऊपर बात करनी, ये बात मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये डाइवर्जेंट थिंकिंग का फेज़ है, जब आप सबको बिल्कुल बिंदास बोलने दो। इसमें मैं कुछ बोलता हूँ जो एकदम रैंडम, मैं जो भी प्रॉब्लम लिखा या जो भी स्टेटमेंट दिया या बोला, उससे मेरे दिमाग में कुछ भी पहले ही, जो भी चीज़ मेरे मन में आई मैंने बोल दी, पहले ही उसको सुन के जो पहला रिएक्शन आया दे दिया। उसको नोट किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। वो सुन के किसी के दिमाग में कुछ और आएगा, उसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा। ऐसे करते करते, रैंडमली करते करते एक स्पार्क हो जाएगा और एक नया आइडिया कोई बोल देगा जो शायद काम का हो जाए और काफ़ी इनोवेटिव और फ़ायदे का हो।
तो पहले डाइवर्जेंट थिंकिंग का टाइम दिया जाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग में, जब फ्री एसोसिएशन, फ्री विलिंग होती है, कोई आलोचना नहीं, जो मन में आए बोलो। पागल लगे, रेलेवेंट लगे, नहीं लगे, बोलने की अलाउ करो। किसी को कोई रिस्ट्रिक्शन या पाबंदी नहीं है बोलने में, व्यक्त करने में। अभिव्यक्ति एकदम फ्री होनी चाहिए। कोई सवाल नहीं करेगा, कोई टोकेगा नहीं, कोई रोकेगा नहीं। काम का है नहीं है, सोचने का ही नहीं, अभी एकदम रिलैक्स होके जो बोलना है बोलो। फिर काफ़ी टाइम तक ये करने के बाद फिर कहते हैं ओके, अभी काफ़ी इन्फॉर्मेशन इनपुट आ गए, आइडियाज़ विचार आ गए, सब रिकॉर्ड किए गए हैं, या तो लिखे गए हैं, या फिल्म किया गया है, टेप रिकॉर्ड किया गया है, जो भी है। उसके बाद कहते हैं अभी हम कन्वर्जेंट थिंकिंग करेंगे, अभी हम लॉजिकली सोचेंगे। अभी तक लॉजिकली नहीं सोचा था, अभी डाइवर्जेंट थिंकिंग को काफ़ी टाइम दिया ग्रुप को, अभी आधे घंटे तक, 1 घंटे तक ये किया। अभी हम लिस्ट के ऊपर कन्वर्जेंटली सोचेंगे, अभी लॉजिकली लीनियरली सोचेंगे कि हमारे काम का इसमें क्या है, ये इलॉजिकल है, या प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत थियरेटिकल है, ये हटाओ, ये हटाओ, ये काम का है। तो ये 2 थिंकिंग की मिक्सचर है, पहले डाइवर्जेंट थिंकिंग और फिर कन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग ताकि काफ़ी नए नए आइडियाज़ जनरेट हो, उसमें फालतू भी हो और फालतू के साथ काम का भी आएगा, काम का लाने के लिए फालतू भी आएगा, उसमें आप तब जज सेपरेट नहीं कर पाओगे। सेपरेशन कन्वर्जेंट थिंकिंग के टाइम आती है। तो पहले डाइवर्जेंट थिंकिंग होने दो, फ्री फ्लो, फिर कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग एक टेक्निक है जिसमें कंपनीज ट्राई करती है इनोवेटिव आइडियाज, सॉल्यूशंस, सजेशंस, क्रिएटिव थिंकिंग लाने की। तो दैट इज़ वन वे ऑफ ब्रिंगिंग इन क्रिएटिविटी। और किसी कंपनियों ने तो ऐसा कल्चर भी बनाया है, 3M करके एक प्रख्यात कंपनी है जिसने, जो फेमस है नई नई चीज़ें बनाने, नई नई इन्वेंशंस, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करने में। ऐसा सिस्टम, ऐसा कल्चर है जो इनोवेशन, इन्वेंटिवनेस को इनकरेज करता है। ऐसे लोग शायद उससे अट्रैक्ट होते हैं, इस टाइप की थिंकिंग वाले। उनको फ्रीडम दी जाती है, बजट दिया जाता है एक्सपेरिमेंटेशन करने का, और टारगेट्स भी होते हैं कि हर साल या हर 3 साल कुछ ना कुछ नए प्रोडक्ट से पैसा आना चाहिए। पुरानी प्रोडक्ट से रेवेन्यू आता है, बट नए प्रोडक्ट का भी, नया लॉन्चेस भी होते रहने चाहिए। तो ऐसा एक स्ट्रक्चर्ड वे में भी उन्होंने करके सक्सेस हासिल की है। तो स्ट्रक्चर्ड वे में भी इनोवेशन वो फॉस्टर कर पाए हैं सक्सेसफुली। 3M जैसी कंपनी जो काफ़ी फेमस है, पोस्ट इट पैड वगैरह, ग्लू स्टिक वगैरह उन्होंने ईजाद किया है। और डी बोनो ने जैसे कहा था कि हमें थिंकिंग की आदत डालनी पड़ेगी कि अभी मुझे डाइवर्जेंट थिंकिंग करनी है। तो जैसे किताब हेड पहन ली, कि अभी मैं टोपी पहन ली है, टोपी पहन ली मतलब इसका मतलब ये डाइवर्जेंट थिंकिंग की टोपी पहन ली। एक्चुअल टोपी भी हो सकती है, हेड हो सकती है, ये एक सिंबॉलिकली भी हो सकता है, लेकिन अपने माइंड को तैयार करना है कि अभी मेरे को एकदम फ्रीली सोचना है। फिर थोड़े टाइम फ्रीली सोचा, उसको नोट किया, जो भी किया, फिर हटा दो, अभी मेरे को क्रिटिकली सोचना है, कन्वर्जेंटली सोचना है, तो उसकी किताब, टोपी पहन ली, हेड पहन ली, और अभी क्रिएटिव थिंकिंग की जगह पे लॉजिकल थिंकिंग पे आ गए। तो अपने दिमाग को तैयार करना है अलग अलग थिंकिंग मॉडल के लिए, मोड के लिए। इसलिए उसने 6 थिंकिंग हेड्स लिखी। यू कैन लिटरली, आप हेड भी पहन सकते हो कि इट इंडिकेट्स कि अभी आपको इस टाइप की थिंकिंग करनी है। तो ये इस तरह से अपने आप को ट्रेन करने की बात है, अलग तरीके से सोचने के लिए। और शायद ऐसा करने से कभी ना कभी कुछ ना कुछ नया हो पाएगा। अब इसमें एक्चुअली इसको आउट ऑफ द बोर्ड थिंकिंग भी, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी कहते हैं। और उसमें 9 डॉट्स एक्सरसाइज बहुत फेमस है। कागज़ पे 9 डॉट्स या बिंदु या पॉइंट ड्रॉ करके, टपका प्लॉट करके 4 लाइन से 9 डॉट्स को ज्वाइन करना है। और वो आप करोगे, बहुत मुश्किल है, कर पाओगे नहीं कर पाओगे। और गूगल करके आपको ये मिल जाएगा 9 डॉट्स एक्सरसाइज। 9 डॉट को 4 लाइनों से ज्वाइन करना है, कागज़ से, पेन उठाए बगैर, पेंसिल या पेन से। और वो लिटरली आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है। आपको ऐसे एक्चुअली जैसे बॉक्स के बाहर जाना पड़ता है ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इस तरह की सोच का ये बात है। इसको कैसे इनकरेज किया जाए, क्या हम अपने आप को इसके लिए ट्रेन कर सकते हैं, या कुछ लोग स्पेशली इस टाइप की थिंकिंग करने में ज़्यादा माहिर होते हैं, वो एक डिफ़िकल्ट सवाल है।
लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने प्रूव किया है कि उनका कल्चर इन्वेंटिवनेस इनोवेटिवनेस का है। तो 3M ने तो ये साबित किया है कि उसकी कंपनी ज़्यादा इनोवेटिव है। शायद उन्होंने ज़्यादा ऐसा इनोवेटिव लोगों को अट्रैक्ट किया काम करने के लिए, या ऐसा माहौल खड़ा किया कंपनी में ये चैलेंज करने का, सवाल पूछने का, फ्री थिंकिंग का, ह्यूमर का, वाई नॉट टाइप का, कि ताकि लोगों के नए नए आइडियाज़ हो सके और ये कल्चरली ऐसा सिस्टम बना के वो कर पाए हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग आइडिया है जिसके ऊपर सोचा जा सकता है। थैंक यू।